महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, बात की जाती है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किस किस महत्व पे किया। तो बात की जाती है महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उस समय पोरबंदर को सुदामापुरी के नाम से जानते थे। ठीक है, जानते थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसमें पोरबंदर को सुदामापुरी के नाम से जाना जाता था। जो एक संपन्न परिवार था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वो कैसा था? संपन्न परिवार था। संपन्न परिवार अर्थात वैश्य परिवार में हुआ था। कैसा था परिवार था? वैश्य परिवार में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या करा कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने 1888 में संगीत की शिक्षा ग्रहण की। 1888 में महात्मा गांधी जी ने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और इन्होंने 1890 में लंदन में मैट्रिक की परीक्षा दोबारा उत्तीर्ण की। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1890 में लंदन में मैट्रिक की परीक्षा दोबारा उत्तीर्ण की, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा महात्मा गांधी की भारत में हुई थी, लेकिन 1890 में महात्मा गांधी ने लंदन में मैट्रिक की परीक्षा दोबारा उत्तीर्ण की। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में की। उसके बाद महात्मा गांधी ने बम्बई में आकर जिसे आज मुंबई कहते हैं, उसमें बम्बई में आके वकालत का काम शुरू किया। महात्मा गांधी ने बम्बई आकर वकालत का काम वकालत शुरू की, लेकिन वकालत जैसी चलनी थी वैसी वकालत नहीं चली। ठीक है, शुरुआत में महात्मा गांधी ने बम्बई में वकालत का काम शुरू किया, लेकिन वकालत जैसी चलनी थी वैसी वकालत नहीं चली। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में एक अब्दुल्ला, एक मुस्लिम व्यक्ति थे, अब्दुल्ला उनका फर्म थी दक्षिण अफ्रीका में। फर्म के सिलसिले में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के
बारे में बताते हैं, उस फर्म के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि इस फर्म की जो है, इस फर्म के बारे में आपको केस लड़ना है, इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा। तभी क्या होते हैं कि जो अब्दुल्ला होते हैं दादा अब्दुल्ला और महात्मा गांधी इस फर्म के लिए तैयार हो जाते हैं और 1893 में 1893 में महात्मा गांधी होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, तो इस फर्म के सिलसिले को लेके बाद में बीच में होती है, महात्मा गांधी क्या आते हैं 1893 में जाते हैं। यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा डरबन से, जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में पढ़ते हैं दोनों चीजें, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं और फर्स्ट क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास जो रेल का डिब्बा होता है उसमें टिकट लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को गोरे और काले का जो भेद है, अंतर है, उसके कारण महात्मा गांधी क्या होता है कि उस ट्रेन से उतार देते हैं और जो उनका सामान था उसे फेंक देते हैं। इससे महात्मा गांधी बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को अंदर ही अंदर परेशान होने लगे और अंदर ही उनकी आत्मा को झकझोर डाला। किसने, कौन से कारण है, जब उनका डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और फर्स्ट क्लास उन्होंने एसी का टिकट लिया था या रेल का जो फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता है उसका टिकट लिया, लेकिन अंग्रेज और महात्मा गांधी ने देखा कि काले रंग का व्यक्ति है, ठीक है, और वो सभी गोरे थे, तो रंग भेद की नीति के कारण महात्मा गांधी का सामान और महात्मा गांधी को उन्होंने उतार के सामान को फेंक दिया और महात्मा गांधी धक्का देके उतार लिया। इस बीच से महात्मा गांधी को अंदर ही अंदर उनकी आत्मा के अंदर को झकझोर डाला। ठीक है, इसी बात से उन्होंने प्रण ले लिया कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे और इस चीज को खत्म करेंगे। किस चीज को खत्म करेंगे, रंग भेद की नीति को खत्म करेंगे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो नटाल बंदरगाह पर उतरते हैं। सबसे पहले यहां से पहुंचते हैं तो नटाल बंदरगाह पर उतरते हैं, नटाल बंदरगाह पे उतरते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी नटाल बंदरगाह पर उतरे हैं, वहीं पे पास में अपना उन्होंने पंजीकरण करा लिया। जो वकालत करते हैं, वकालत का पंजीकरण करा लिया। वहीं पे उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की जो वहां पे जो भारतीय थे उनकी दशा, भारतीयों की दशा एवं उनकी दुर्दशा बहुत बुरी थी। भारतीयों की दुर्दशा बहुत बुरी थी। इसे देखकर महात्मा गांधी ने, भारतीयों की दुर्दशा बहुत खराब थी, इसे देखकर महात्मा गांधी ने वहां पे रंग भेद की जो नीति थी, रंग भेद, काले और गोरे का जो भेद था, वहां पे रह के महात्मा गांधी ने इन चीजों को खत्म किया। दक्षिण अफ्रीका में इन चीजों को खत्म किया। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने वहीं पे नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। 1894 में महात्मा गांधी ने
नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। महात्मा गांधी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है। कितने वर्ष रहे महात्मा गांधी? 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। कितने साल रहे थे? 21 वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। महात्मा गांधी को राजनीति में प्रेरित गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इसीलिए महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी बंबई बंदरगाह पे उतरे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आते हैं अब बंबई बंदरगाह पर उतरते हैं। ठीक है। इसके एक साल तक महात्मा गांधी भारत का पूरा दौरा करते हैं, घूमते हैं, समझते हैं भारत को। ठीक है। भारत की संस्कृति को, कल्चर को समझते हैं, क्योंकि साल बाहर रहे हुए हैं तो पूरे भारत को देखते हैं, फिर राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। कुछ महात्मा गांधी के बारे में लोगों ने टिप्पणी की है, जैसे महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा। ठीक है। और फ्रैंक मोरेस ने भी कहा। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरेस। ठीक है। उसके बाद देशद्रोही भी कहा। देशद्रोही भी विंस्टन चर्चिल ने कहा। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा। ठीक है। 1932 में गोलमेज सम्मेलन के समय, जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तभी महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही कहा। ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी क्या कहा? देशद्रोही भी कहा और अर्धनंगा फकीर भी कहा। अर्धनंगा फकीर इसलिए का आधे कपड़े पहनते थे। ठीक है। जबकि एक बहुत वैश्य परिवार से आते थे, लेकिन देश की। ठीक है। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी को बापू जो कहा। बापू कहते थे प्यार में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते थे।
राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता सुभाष सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। 4 अगस्त 1944 4 अगस्त 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के संबोधित किया। ठीक है, रंगून रेडियो स्टेशन से 4 अगस्त 1944 को सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, क्योंकि जो 40,000 सेना या 50,000 सेना काम नहीं कर चुकी, वो एकमात्र आदमी ने काम कर दिया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। इसीलिए कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने। कब कहा? जब देश आजाद हो रहा था देश की, तब बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है, वहां पे बहुत नरसंहार हो रहा था। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, बहुत कत्लेआम हो रहे थे, लाशें बिछ रही थी। तब वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था। तब महात्मा गांधी अपनी लाठी उठाई, चढ़े गए और वहां देखा तो वहां पे हिंदू और मुसलमानों को ने हथियार डाल दिए। महात्मा गांधी देखते हुए कि जब महात्मा गांधी आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने को देखकर हिंदू और मुसलमानों ने वहां पे हथियार डाल दिए। तो अभी ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक अकेला आदमी 40-50 हजार की सेना के बराबर है। कौन? महात्मा गांधी। क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों आदमी महात्मा गांधी को प्यार करते थे, उनकी बातों को तवज्जो देते थे और मानते थे। ठीक है, मलंग बाबा भी कहा गया भैया। मलंग बाबा, महात्मा गांधी का अलग अलग नाम है और उनको अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। पूरा इतना बड़ा देश है, ठीक है, अलग अलग नामों से पहले हमने एक पार्ट में पढ़ा दिया आपको। ठीक है, नींव रख दी है महात्मा गांधी की, तो उसमें हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, और मलंग बाबा कहते थे जो 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 भारत है, जैसे आपने देखा ये जैसे हमारा जो भारत है, ये वाला भारत है, ठीक है, इधर वाला, तो जो इधर वाला जो भारत है, इधर वाला पश्चिमी वाला जो गुजरात वाला एरिया, यहाँ वाला पश्चिमी प्रांत है, पश्चिमी प्रांत जहाँ पाकिस्तान है आज, इधर के लोग कहते थे मलंग बाबा के नाम से महात्मा गांधी को पुकारते थे। ठीक है, तो आपको इस पार्ट का दूसरा सेकेंड पार्ट है गांधी युग का, आपको कैसा लगा बताइए कमेंट।